हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11। और हम आज यहां पर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले, जिसमें से आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 13 है, जो कि लास्ट लेक्चर है। ठीक है ना। इसके पहले अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर नंबर अप टू 12 तक के, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उस सारे लेक्चर नंबर 12 तक के आप पूरे लेक्चर देख डालिए। ठीक है। और ये जो आज का जो लेक्चर है ये लास्ट होने वाला है। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले, तो बेसिकली हम यहाँ पर ईथर से रिलेटेड बात करेंगे। तो ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम NaSalt के साथ में रिएक्शन भी देखेंगे और साथ में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्या देखने वाले, यूज भी देखने वाले। ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें है अपने पास फिजिकल स्टेट। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट जो है इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें जो है बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने पास कौन सा है, फिजिकल स्टेट। क्या बोलता है, देखो, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस, अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट ऑर्डर। क्या बोल रहा है, देखो, जो डाई मिथाइल ईथर और जो इथाइल मिथाइल ईथर जो होते, ये सब कैसे होते हैं, गैसेस होते। कैसे होते, ये सब गैसेस होते। बट बाकी ईथर जो है वो ज़्यादातर कलरलेस लिक्विड होते, साथ में उनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, प्लेजेंट होती है। ठीक है। मतलब थोड़ी ठीक जो है उसकी स्मेल आती है। देखो क्या है अपना डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये ऐसा बनता है CH3OCH3। ये है अपने पास डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। और जो इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो ऐसा कुछ बनता है C2H5OCH3। तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये है इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये जो दोनों कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो कैसे रहते हैं, पूरे गैसेस होते हैं। ठीक है ना। बट इनके अलावा जो ईथर अपने पास अवेलेबल है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिनकी एक प्लेजेंट, एक अच्छी सी स्मेल होती है। ठीक है। तो ये थी इसके फिजिकल स्टेट। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में क्या निकल के आता है कि अगर हम डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं। बट इन दोनों ईथर को छोड़कर जो बाकी के जो ईथर्स आते हैं उनकी जो लिक्विड रहता है वो कैसा है, एकदम कलरलेस लिक्विड होता है, जिसकी एक प्लेजेंट ऑर्डर मतलब स्मेल होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पोलैरिटी। ठीक है। देखो, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे ये HBr है। ठीक है ना। जैसे ये ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, ब्रोमीन अलग होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो ये दोनों जो डिफरेंट चार्जेस है, तो इन दोनों डिफरेंट चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलार। क्या बोलते हैं, पोलार। ठीक है ना। तो ये जो नेचर है इसका कैसा, ये पोलार नेचर है। ठीक है ना। पर वही अगर देखोगे कि आप H2 मॉलिक्यूल मतलब H+H, तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी, तो ये हो गया नॉन पोलार। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो पोलार की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो आपको नीचे में डायग्राम दिख रहा है, देखो ये क्या है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है ना। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ में अटैच है। ठीक है ना। ठीक है। इसको ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो R है, मैं यहाँ पर CH3, R मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ऐसे आपको यूज़ करना है। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी CH3 है, ये तो आपको पता है। इसका मतलब कहना है कि ये COC, ये बॉन्ड बन रहा है। तो देखो, सिंस COC बॉन्ड एंगल इज 1:10, क्या बोल रहा है, देखो ये जो इनका जो COC का जो बॉन्ड एंगल जो होता है ये 110 डिग्री है। ठीक है। जबकि होना चाहिए था कितना, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 110 डिग्री होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है। भाई ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये कैसा रहता है, 110 डिग्री का, बल्कि 180 डिग्री का नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं, ठीक है, ये वाला HCO और ये दूसरा CO, देखो ये पहला CO और ये दूसरा CO। ठीक है। तो दो CO जो बॉन्ड दिख रहे,
देखो 2 CO बॉन्ड डू नॉट कैंसल ईच अदर, तो ये दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैंसिल नहीं करते एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर कुछ स्मॉल नेट डायपोल मोमेंट बनता है। क्या बनता है? नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर बनता है। ठीक है, देखो क्या बोले अपने भाई, ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना है? 110 डिग्री है ना, जबकि 180 डिग्री नहीं होता, 110 डिग्री होता है, जिसके वजह से क्या होता है इसका कि जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट जो है वो इसके जो दो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन है, ये CO एक हो गया, और ये दूसरा ऑक्सीजन है CO। ठीक है, तो ये दो CO बॉन्ड जो है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, इसलिए क्या बन जाता है यहाँ पर? नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ डाई इथाइल ईथर की, मतलब C2H5O C2H5, इससे हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर। तो इस डाई इथाइल ईथर का जो डायपोल मोमेंट जो है वो कितना है? 1.18 D होता है। ठीक है ना, इसका जो डायामीटर जो है बेसिकली सॉरी डायपोल मोमेंट जो है वो कितना है? 1.18 D है। ठीक है, डायपोल मोमेंट ऑफ डाई इथाइल का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट? देखो बोल रहा है ethers are weakly polar as hydrocarbon of comparable molecular masses। बोल रहा है देखो ईथर जो है, ईथर अपना को कैसा होता है? ROR, ये अपना जो है ये ईथर हो गया, बरोबर बेटा। ठीक है, अभी ईथर जो है ये थोड़ा वीकली पोलर तो होता है, क्योंकि देखो ये अपना हाइड्रोकार्बन है तो ये भी तो पोलर होता है, सॉरी है ना, ये भी तो हमारा क्या होता है? पोलर होता है HCl। ठीक है, ठीक है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया और एक कार्बन ले लिया। ठीक है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये दोनों जब ये पोलर है, पर इसके कंपेरिजन में ये हाइड्रोकार्बन जो देख रहे हो आप, इस हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में जो ईथर जो है ये वीक पोलर है। क्या है ये? वीक मोलर। ठीक है, अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो इसके मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर कर लो, किसके? इनके दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस से जब कंपैरिजन करोगे ना आप, तो ईथर का जो बेसिकली जो वीकली पोलर होता है एज कम्पेयर टू किसके? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जबकि दोनों पोलर होता है नेचर के, बट इसमें जो ईथर होता है ये वीकली पोलर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन, अगर कंपेयर करें अपन मॉलिक्यूलर मास से। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसके वजह से एज अ रिजल्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट अफेक्टेड, जिसकी वजह से इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर होता है, बराबर, और ये भी पोलर होता है। अब ये जब दोनों के दोनों पोलर होते, बट ये थोड़ा वीक पोलर है और ये थोड़ा स्ट्रांग पोलर होता है, बट इसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के दोनों जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये अफेक्ट नहीं करता ज़्यादा। ठीक है ना, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। बोल रहा है कि जैसे जैसे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसके मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके मॉलिक्यूलर मासेस के। मतलब जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मासेस को बढ़ाओगे वैसे वैसे ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ईथर को आप बढ़ाते जाओ तो उसका मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो बढ़ते जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जाएगा ईथर का। क्लियर बात समझ में आ रही है भाई? जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना, देन लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल एंड हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। बोलता है जो लोअर ईथर है, अब ये लोअर ईथर मतलब क्या है? अप टू 3 कार्बन एटम तक के, जो 3 कार्बन एटम तक के है ना, उसको अपन बोलते हैं लोअर ईथर। ठीक है, तो ये लोअर ईथर जो है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब जहाँ से ज़्यादातर जो है ये भाप निकलती है, गैसेस फॉर्म में रहते हैं ना, तो ज़्यादातर गैसेस रहते हैं, क्योंकि डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर जो ये सब क्या है? ये पूरे के पूरे गैसेस तो है। तो ये जो लोअर ईथर जो है, मतलब जो लोअर मेंबर ऑफ ईथर जो है ये कैसे हाईली वोलेटाइल होते हैं, है ना, और हाईली वोलेटाइल होने के साथ में ये हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, मतलब थोड़ा जो है इसमें थोड़ी सी जलने वाली जो सब्सटेंस ये भी है, क्योंकि इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील। तो थोड़ी ये सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं? ज्वलनशील भी होते हैं। तो ये था हमारा कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या डिस्कस कर लिया बेसिकली?
ठीक है। तो क्या बोले भाई, ये जो ईथर जो है ये वीकली पोलर होता है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। अगर अपन कंपेयर करें मॉलिक्यूलर मास से तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और जो लोअर ईथर जो होता है ये हाईली वोलेटाइल होता है, वाष्पशील रहता है ना, और साथ में ये हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस भी होता है, ठीक है। ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। देन उसके बाद में आता है चौथा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलनशीलता, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बोलता है जो जैसा ईथर, अगर जैसे ये अपने बीकर ले लिए, इस बीकर में अपना क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस वाटर में अपने क्या डाल दिए, ईथर डाल दिए, है ना, आपने क्या डाल दिए, ईथर डाल दिए, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, किसके समान सॉल्युबल हो जाएगा, बिल्कुल अल्कोहल। जैसे अल्कोहल को आप पानी में डालोगे ना, तो जैसे अल्कोहल पानी में घुलता है, ठीक उसी तरह से जब आप ईथर को वाटर में डालोगे तो उसी समय में वो घुलेगा, है ना। अगर अपन बात करें उसके मॉलिक्यूलर मास की तो, ठीक है ना। क्यों, दिस इज बिकॉज ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेसिकली जो ईथर जो होता है ना, ये ईथर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है वाटर के साथ में। भाई ये जो अपना जो ये है अपना ईथर, ठीक है। तो ईथर जो है ये H2O ये वाटर के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अगर आप देखोगे तो ये अपना ईथर है, क्या है अपना ये अपना ईथर है, ठीक है। और ये जो HOH जो है ये अपना वाटर है। देखो ईथर और वाटर के बीच में एक बॉन्ड बना है, देखो ये वाला जो है ये बॉन्ड बना हुआ है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के थ्रू, ये इथरनल ऑक्सीजन एटम के थ्रू जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इसीलिए ये जो है अल्कोहल के समान में ये ईथर जो है ये पानी में बड़े आसानी से घुल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात निकल के आती है, यहाँ पर ये बात निकलते आती है कि जैसे आप ईथर को वाटर में घोलोगे, मतलब जैसे ईथर को वाटर में डालोगे तो वो घुल जाएगा, जैसा अल्कोहल को पानी में डालने पर घुलता है, ठीक है। अगर कंपेयर करें उसके मॉलिक्यूलर मासेस की तो, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईथर जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ में। तो जब ये ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ में, किसके थ्रू बनाता है, ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू। तो भैया ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये जब बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये जो ईथर जो है ये वाटर में घुलनशील होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है ना। क्योंकि अल्कोहल जैसे वाटर में घुलता है, पानी में ढुलता है, ठीक है। उसी तरह से ईथर जो है ये भी पानी में घुलता है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड बनाता है, किसके साथ में ईथर बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा 4th पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहला है अपना फिजिकल स्टेट, दूसरा है अपना पोलैरिटी, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट और चौथा है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक कौन सा भी, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। कौन सा, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, मतलब ईथर को अपन लेबोरेटरी में क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखने मिलेंगी वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है वो है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। तो ईथर के लिए अपन क्या करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे। चलिए इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलता है, ईथर डिजॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये आप सपोज करो कि ये अपना बीकर है, ये क्या है अपना बीकर है। अब इस अपन बीकर में क्या रखे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या डाल दिए, हमने डाल दी ईथर। तो जैसे इस H2SO4 में आपने ईथर को डाल दिए तो किसका फॉर्मेशन होगा जानते हो, ये होगा ऑक्सोनियम सॉल्ट का। किसका, ऑक्सोनियम, यहाँ पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और उस सॉल्ट को अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब ये कैसे ऑक्सोनियम सॉल्ट जो है ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखो ये अपना आ गया बेटा ईथर, क्या आ गया अपना ईथर, और ये है अपना H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, बरोबर। तो होगा क्या यहाँ पर कि ये जो H2 जो है, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, बरोबर ना। तो होता क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब बनेगा ROR, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा,
यहाँ बचा HSO4 बचा। तो ये जो आप जो प्रोडक्ट देख रहे हो, मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं ऑर्जोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्जोनियम सॉल्ट। और क्योंकि यहाँ पर पता है कि जब आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब ईथर को डालते हो तो ऑर्जोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो ऑर्जोनियम सॉल्ट बनाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग करती है किससे? हाइड्रोकार्बन से। मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ में ऐसा कभी नहीं होता कि भाई अगर आपने कोई हाइड्रोकार्बन तो HCSO4 में डाल दिए तो कभी भी ऑर्जोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बट आप ईथर को जब आप किसी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक सोल्यूशन में जब आप डालोगे ना बेसिकली, तो आपको ऑर्जोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑर्जोनियम सॉल्ट देने की, ये हाइड्रोकार्बन को बिल्कुल अलग बनाता है, यूनिट बनाता है। ठीक है, इसलिए ईथर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन से। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या बात निकलती है लेबोरेटरी टेस्ट में? तो लेबोरेटरी टेस्ट में ये बात निकल जाती है कि आप जब भी आप एक कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर ईथर को आप डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डिजॉल्व होगा, और उस डिजॉल्व होने की वजह से वो क्या बनेगा वहाँ पर? तो वहाँ पर बेसिकली बनेगा ऑर्जोनियम सॉल्ट। कौन सा? ऑर्जोनियम सॉल्ट जो है यहाँ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? और उस ऑर्जोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन होने की वजह से, ऑर्जोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन होने के वजह से यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ईथर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंशिएट होती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी? लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। क्लियर है? यहाँ पर समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये पहली अपन ने पढ़ ली कौन सी? लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने पास क्या आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। हम यहाँ पर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको पेपर में किस टाइप से आएगा? बोलेगा व्हाट हैपन्स व्हेन ईथर आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटम, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या होगा जब आप ईथर को एक्सपोज करोगे, मतलब ईथर को खुला छोड़ोगे। कहाँ पर? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटम के साथ। तो जैसे आप ईथर को एक्सपोज करोगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में तो क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो चलो एक एक पॉइंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर में पहला पॉइंट आपका देखिएगा, ईथर्स कंबाइन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ईथर कंबाइन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड। तो बोलता है कि जो ईथर होता है, ठीक है ना, जैसे मैं मान लो कि कोई एक ईथर लेता हूँ, सपोज ये C2H5O और ये C2H5, तो आप ये जो देख रहे हो ये है अपना डाई इथाइल ईथर। कौन सा? डाई इथाइल ईथर, बरोबर। अब क्या बोलता है कि कोई भी ईथर को आपको कंबाइन करना है, किसके साथ में कंबाइन करना है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटम के साथ में। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑक्सीजन के साथ में क्या करवाता हूँ? रिएक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, ये ऑक्सीजन एटम जो है ये यहाँ पर एक कार्बन के साथ में क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जैसे ये अटैक करेगा तो होगा क्या बेसिकली, देखो यहाँ पर ये C2H5 बोलने से क्या होगा? ये CH3 और ये CH2 ऐसा होगा। अरे होगा कि नहीं? पर ये ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, एटम आ गया और यहाँ पर CH2 में का CH2 है ना, तो CH2 में एक H2 है, इसको दे दो। तो ये जो फॉर्मेशन जो हो रहा है आपको, ये है पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड जो है ये किसका है भाई? डाईइथाइल ईथर से बना हुआ है, तो ये किसका पेरोक्साइड हो गया? डाईइथाइल ईथर का ये पेरोक्साइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बात क्या निकल के आती है कि जब आप ईथर को ऑक्सीजन के साथ में जब कंबाइन करते हैं तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पेरोक्साइड। क्या मिलेगा? पेरोक्साइड। वही तो बोल रहा है, देखो ईथर कंबाइन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अगर मैं आपको अच्छे से करके बताऊँ तो देखो ये अपना CH3 CH2O C2H5, अगर आप देखोगे तो देखो ये है इथाइल और ये भी क्या है? इथाइल, मतलब ये हो गया डाईइथाइल ईथर। ठीक है ना, इसको आपको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो हुआ क्या? ये ऑक्सीजन एटम जो है इस कार्बन पे अटैच करेगा, तो अटैक करेगा तो ये जो CH2 है, तो CH2 में का एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो और दो ऑक्सीजन इसको, ये एक ऑक्सीजन ये वाला और इसी का एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दो और बस इसको जोड़ दो। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपना पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है। कौन सा? पेरोक्साइड।
तो क्या किए अपन ने कि जो ईथर है इस ईथर को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर लिए तो अपने को मिल गया पेरोक्साइड। ठीक है, देन ऑल ईथर्स विच हैव बीन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक कंटेन पेरोक्साइड। बोलता है जितने भी टाइप के ईथर्स होते हैं आप उसको अगर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ोगे, मतलब खुला अगर एक्सपोज करोगे तो हमेशा वो पेरोक्साइड को कंटेन करके रखेगा, है ना। मतलब जितने भी टाइप के ईथर है अगर आपने उसको एक्सपोज कर दिए एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, पेरोक्साइड कंटेन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। पर ये क्या होता है, दिस इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होता है ये अनडिज़ायरेबल है, मतलब हम नहीं चाहते कि जो ईथर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में मिले और पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो। क्यों ऐसा, क्यों ये अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है, जो हम नहीं चाहते वैसा ये रिएक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड जो है ये होता है हजार्ड। हजार्ड का मतलब ये है नुकसानदेह। क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है वायलेंटली एट हाई टेम्परेचर। अगर इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई मिल गया तो ये सीधा डिकम्पोज हो के वायलेंट टाइप का हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पर कि भाई व्हाट हैपन व्हेन ईथर आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्या होगा जब आप ईथर को खुला छोड़ोगे ऑक्सीजन में, तो क्या हुआ, तो बेसिकली ईथर को जब आप कंबाइन करोगे ऑक्सीजन में तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और जितने भी ईथर्स होते आप उसको खुला छोड़ दो एटमॉस्फेयर में तो वो पेरोक्साइड कंटेन आपको मिलेगा मिलेगा। और ये रिएक्शन जो है वो अनडिज़ायरेबल होती है, जो हम नहीं चाहते, ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है ना। और पेरोक्साइड जो है इसलिए तो ये हजार्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है वायलेंटली इस पे हाई टेम्परेचर पे। तो ये हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वायलेंटली डिकम्पोज होता है जिसकी वजह से हजार्ड बनता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और ये इसका जो है ये रिएक्शन हो गया। देखो ये ईथर है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किए तो ये पेरोक्साइड बन गया डाइथल ईथर का। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करेंगे अपन क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। ठीक है, जिसमें आएगा आपको रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देन उसके बाद में अपन PCl5 भी पढ़ने वाले रिएक्शन है ना। देन उसके बाद में फिर अपन कॉन्सेंट्रेट HI और HBr के साथ में भी हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। ठीक है, देखो क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट पे आता है आपका रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, बट हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ पर जैसे अपन ने ले लिए ईथर, ये क्या ले लिए अपन ने, ये ईथर है। देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना, ये आ गया अपने पास ईथर। क्या आ गया अपने पास, ईथर। अब इसको जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस करवाए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में आपने इसको रिएक्ट करवाए, ठीक है, और थोड़ा सा जैसे आपने इन्हें हीट दे दिए, ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो R जो है इस OH के साथ में बाहर निकल जाएगा, बरोबर। देखो ये ROH जो है ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पर, ये R बचा, ये O बचा और ये H बचा, ROH, मतलब ट्वाइस ROH, मतलब आपको अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल मिल गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। मतलब जब भी आप ये अल्कोहल जब बनाते हो, ठीक है। अब ये तो बात क्या हो गई कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो हमने अल्काइल ग्रुप लिए वो क्या लिए, सिमिलर, मतलब अगर आपने यहाँ पर CH3 लिए तो यहाँ पर भी अपने CH3 ले लिए, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या होगा, जैसे देखो ये आ गया आपका CH3OCH3। अब ये कौन सा इथाल है, ये अपने पास है डाई मिथाइल ईथर। कौन सा बेटा, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना। अब इस डाई मिथाइल ईथर को जब आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जब रिएक्ट करते हो, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करोगे तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर कि ये जो आपका जो ये CH3 और ये जो OH है, मतलब ये CH3OH जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये CH3O और ये H, मतलब कुल मिला के क्या बन गया, CH3OH। तो मिथाइल ये है मिथेनॉल, क्या ये मिथेनॉल, तो मिथेनॉल के आपके 2 मॉलिक्यूल मिल गए, 2 टाइम्स CH3OH। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अगर आप कोई ईथर को वाटर के साथ में जब आप रिएक्ट करते हो, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो आपको दोनों जो है वो अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो पर आपने कौन सा ये यहाँ पर ईथर लिए हो, सिमेट्रिकल ईथर लिए हो,
ठीक है। अब बात करते हैं अपन अनसिमेट्रिकल ईथर की कि अनसिमेट्रिकल ईथर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ कि जब आप अनसिमेट्रिकल ईथर लोगे तो क्या होगा। कुछ नहीं, देखो ये आ गया हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, कुछ नहीं होगा, ये R और ये OH जो है ये निकल जाएगा बाहर, निकल गया। और बचा क्या यहाँ पर, RO और ये H, ROH। तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। बट आपको एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल अगर लूँ तो क्या बनेगा बेटा, ये होगा CH3OC2H5। अब इसका नाम क्या बनेगा, C2H5 मतलब इथाइल होता है, CH3 मतलब मिथाइल होता है, और ऑक्सीजन मतलब ईथर होता है। तो नाम बनेगा इसका क्या, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अब इस इथाइल मिथाइल ईथर को आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करवाना है, किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपको रिएक्ट करवाना है। तो क्या हुआ बेसिकली, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये C2H5OH मतलब ये हो गया आपके पास इथेनॉल, क्या आ गया, इथेनॉल, बरोबर। और ये है CH3O और ये H, CH3 और ये OH मतलब ये हो गया मिथेनॉल। देख रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक मिथेनॉल मिल रहा है और एक आपको इथेनॉल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिमेट्रिकल ईथर लेते हो तो जब सिमेट्रिकल ईथर को जब आप वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, दोनों के दोनों अल्कोहल सिमिलर टाइप के मिलेंगे। बट आप अगर अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको अल्कोहल के साथ में अल्कोहल ही मिलेगा, पर वो अलग अलग मिलेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए अपन ने, जैसे अपन ने मिक्स ईथर लिए तो आपको मिथेनॉल के साथ में क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो बात होगी किसकी, एलिफेटिक की, मतलब ओपन चेन कंपाउंड। तो ये जो है ये एरोमेटिक में भी काम करता है। एरोमेटिक मतलब कैसा है, क्लोज टाइप के, क्लोज रिंग, मतलब जैसे बेंजीन की रिंग। अगर इसके साथ में भी अपन रिएक्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, ठीक है। आपने नोट तो कर लिए होंगे इसको, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आपको एरोमेटिक जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो क्या है, जैसे ये आ गया हमारे पास, सपोज ये आ गया अपने पास कोई बेंजीन की रिंग, ये आ गई अपने पास बेंजीन की रिंग, ठीक है। इस पे अपन ने समझो ये, अब इसका नाम क्या बनेगा, ये बनेगा अल्काइल फिनाइल ईथर। क्या बनेगा अपना, अल्काइल फिनाइल ईथर, मतलब ये एक टाइप का क्या है, ये ईथर ही है। अब इसको आप क्या करोगे भाई, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आप क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे, बरोबर ना। फिर होगा क्या यहाँ पर बेसिकली कि जो R जो है ये OH को लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो ROH ये होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल जो ये निकल गया बाहर। अब बचा क्या यहाँ पर, ये बेंजीन की रिंग बची है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है और ये हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो ये आ गया अपना बेंजीन की रिंग और इस पे आ गया आपका OH, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी आप इसको बेंजीन को OH ग्रुप डायरेक्टली अगर अटैच करवाते हो तो ऐसे केस में वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है, फिनॉल बनता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा है कि आप ईथर को वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको दोनों के दोनों अल्कोहल मिलेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर को भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको दोनों के दोनों अल्कोहल मिलेंगे, समझा। बट आप अगर ईथर को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हो बट कौन सा एरोमेटिक टाइप का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको फिनॉल भी मिलेगा और अल्कोहल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये है अपना कौन सा, रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है ये H2SO4 के प्रेजेंस में ये चीज़ें जो है ये होती है, ठीक है। H2SO4, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ने हैं, रिएक्शन विथ PCl5। अब ये PCl5 का मतलब क्या होता है, PCl5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कौन सा, देखो रिएक्शन जो कर रहे हैं अपन वो कर रहे हैं PCl5, ठीक है ना। PCl5 मतलब क्या होता है, P मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है फास्फोरस, फास्फोरस। अब 5 का मतलब क्या होता है, पेंटा, और ये Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब अपने को क्या करना है बेसिकली कि जो ईथर है उस ईथर का रेट करना है आपको PCl5 के साथ में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको पेपर में ऐसा लिखना नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये है आपका ईथर, ठीक है ना, ये आ गया आपका ईथर। अब इस ईथर को आपको रेट करना है PCl5। PCl5 मतलब
PCl, ये आ गया आपका PCl5। देखो फास्फोरस 8 बार और Cl 5 बार। बात समझ में आ रही? आपको इसको क्या करना है, हिट करना है। ठीक है, जब आप हिट करोगे तो बेसिकली क्या होता है, ये R जो है ये Cl के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये R जो है ये Cl के साथ में अटैच हो जाएगा, बरोबर। और ये वाला जो R जो है वो इस Cl के साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब R-Cl हो जाएगा अटैच। ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पर, तो देखो ये ऑक्सीजन बचा और ये फास्फोरस बचा, फास्फोरस ऑक्सीजन, और Cl कितने बचे, Cl अपने पास 3 बन गए। ठीक है ना। तो बेसिकली अपने को क्या मिल गया, अपने को यहाँ पर मिल गया अल्काइल क्लोराइड। क्या मिल गया बेटा, अल्काइल क्लोराइड, है ना। और ये भी कौन सा है, ये भी अल्काइल क्लोराइड है, पर दोनों के दोनों कैसे डिफरेंट है। बात समझ में आ गई। तो ये है रिएक्शन। देखो ये जो है ये अपना ईथर है। क्या ये ईथर को जब आप रिएक्ट करोगे PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। बात समझ में आ गई। अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहो तो एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल दे देते हैं। क्या करोगे आप, सपोज इधर ले लिया आपने CH3, इधर ले लिया आपने C2H5। ठीक है, तो ये क्या नाम हो गया, ये हो गया हमारा इथाइल, मिथाइल, और ये आ गया अपना ईथर। ठीक है, इसको रिएक्ट करोगे आप किसके अपने PCl5 के साथ में। ठीक है, और क्या कराओगे, हिट कराओगे, तो क्या मिलेगा आपको, बेसिकली आपको मिलेगा CH3 और यहाँ का HCl, तो ये हो गया CH3Cl। बात समझ में आई। फिर क्या हुआ, ये C2H5 और फिर यहाँ का HCl, तो C2H5 और HCl। ठीक है, और यहाँ का ये P और ये ऑक्सीजन, तो ये P और ये ऑक्सीजन, और ये 2 Cl तो पहले निकल गए, तो 3 Cl बचे यहाँ पर, तब POCl3 जो है ये बाहर निकल गया। तो ये जो CH3Cl जो है इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। और ये जो C2H5Cl जो है इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। कौन सा, इथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई। तो जैसे ही आप इस मिथाइल ईथर को जब आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको मिथाइल क्लोराइड भी मिलेगा और इथाइल क्लोराइड भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का कौन सा, रिएक्शन विथ PCl5। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है ना, मतलब कौन सा, HI के साथ में भी कर सकते हैं अपन और HBr के साथ में भी, मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड HI के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोब्रोमिक एसिड मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में भी हम यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा वही है, कौन सा है अपना, देखो रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है ना, मतलब HI के साथ में भी कर सकते और HBr के साथ में भी, कैसा वाला, हॉट वाला। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पर, देखो बोल रहा है अल्काइल ईथर, मतलब अल्काइल ईथर को जो आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड HI या फिर HBr के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और अल्कोहल के साथ में आपको क्या मिलेगा, अल्काइल लाइड मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको लेना है अल्काइल ईथर, ले लेते हैं अल्काइल ईथर। ये आ गया आपके पास अल्काइल ईथर। इस अल्काइल ईथर को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ में, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड HI या HBr के साथ में। तो ये अपन ले लिया अपने हॉट HI, क्या ले लिया, हॉट HI। ठीक है, तो आपको मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, ये RO और ये H, क्या मिल गया आपको, ये ROH, मतलब ये हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, और क्या बोलता है आपको, अल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया R और ये हो गया I, तो ये हो गया अपना अल्काइल हैलाइड। कौन सा, अल्काइल हैलाइड। नाम देना चाहो तो अल्काइल आयोडाइड बोल सकते हो आप। बात समझ में आई, समझ में आ रही ना। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देना चाहो तो दे सकते हो। क्या दे सकते हो, ये CH3OCH3। ठीक है, ये हो गया आपके पास डाइमिथाइल ईथर। कौन सा, डाइमिथाइल ईथर। अब इस डाइमिथाइल ईथर को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ में, HI के साथ में। ठीक है ना, तो होगा क्या बेसिकली यहाँ का क्या होगा, तो ये CH3O और H जो है ये बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा CH3OH, और ये जो CH3I जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर। ठीक है ना, तो CH3OH मतलब क्या होता है, ये होता है मिथेनॉल। क्या होता है, मिथेनॉल। और CH3I जो है इसको अपन बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो वही है,
ये हमारा अल्काइल ईथर है, उसको आपने HI या SBr मतलब HH के साथ में जब रिएक्ट किए तो आपको अल्काइल हैलाइड के साथ में क्या मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा। ठीक है, और अगर इसके रिएक्शन को अल्काइल को, ये जो अल्कोहल है इसको अगर आपने फिर से अगर उसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्ट किए तो आपको अल्काइल हैलाइड भी मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ये जो HOH जो है, मतलब HOH मतलब क्या होता है, H2O। तो H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल गया बाहर, देखो, और क्या बचा यहाँ पर R और ये H। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर बात करिए अपन हैलोजन एसिड की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है किसकी, हैलोजन एसिड की, वो क्या होती है, HI की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उससे कम होती है SBr की, और उससे कम होती है HCl की। HI की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम थोड़ी HBr की होती है, और सबसे कम होती है HCl की। ठीक है, तो ये होगी अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, याद रखना ये वाला जो आपको जो ऑर्डर मिल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड की जो होती है वो क्या होती है, HI की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम होती है HBr की, और सबसे कम होती है HCl की। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HI या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HBr। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अपन इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन ऑफ एनिसोल। ठीक है ना, क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एनिसोल। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एनिसोल तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एनिसोल होता है, ये एनिसोल क्या होता है। देखो अगर बात करूँ आपको OCH3, तो ये OCH3 को क्या बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं मिथ ऑर्जी। क्या बोलते हैं, मिथ ऑर्जी। और ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसे अपन कहते हैं बेंजेन। क्या कहते हैं, बेंजेन। बात समझ में आई। और अगर कोई मिथॉर्जी ग्रुप किसी बेंजेन के साथ में डायरेक्टली अटैच हो जाए, उस केस में हम उसको बोलेंगे एनिसोल। मतलब देखो ये अपना बेंजेन की रिंग आ गई, और इस बेंजेन की रिंग पे अगर आपने मिथॉर्जी ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दिए तो ये बन जाएगा एनिसोल। तो आप डिफाइन बोल सकते हो, व्हेन मिथॉर्जी ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मिथॉर्जी ग्रुप इज डायरेक्टली, कौन सा, डायरेक्टली अटैच टू बेंजेन रिंग कॉल्ड एज एनिसोल। बात समझ में आ गई। क्या बोले, जब भी कोई मिथॉर्जी ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करोगे बेंजेन रिंग पे तो आपको क्या मिलेगा, सीधा एनिसोल मिलेगा। और इसी एनिसोल का हमको रिएक्ट करवाना है। ठीक है ना, इसी रिएक्शन, ये जो एनिसोल का हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको चीज़ जो है समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। देखो क्या है यहाँ पर, ये है अपना एनिसोल। देखो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, अपना एनिसोल। ठीक है, अब इस एनिसोल को आपको किसके साथ में रिएक्ट करना है, हाइड्रो आयोडिक एसिड मतलब HI के साथ में। ठीक है, देखो ये क्या है अपना, ये आ गया अपना बेंजीन की रिंग। ठीक है ना, इस बेंजीन की रिंग पे आपको क्या करना है, मिथॉर्जी ग्रुप जो है वो लगा के रखना है, और उसको रिएक्ट करना है आपको HI, वो भी कैसा होना चाहिए, हॉट रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। तो होगा क्या यहाँ का, कि देखो यहाँ से 8 बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से 8 बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से 8 बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो CH3 जो है, ये CH3 जो है ये आयोडीन के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और CH3I जो है ये निकल जाएगा बाहर, निकल गया बाहर। और यहाँ पर क्या बचा, ये बेंजीन के रिंग के साथ में O और ये H बचा। ठीक है, ये बेंजीन के रिंग पे क्या बना, O और H, और क्या बन गया, ये बन गया फिनॉल। क्यों, क्योंकि जब भी कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है तब उस केस में हम उसको बोलते हैं फिनॉल। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हमने जब भी एनिसोल को HI के साथ में जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको फिनॉल भी मिलेगा और मिथाइल आयोडाइड भी मिल गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ पर। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे ब्रोमीन की। ठीक है, HI तो ले लिए अपन ने, अब बात करेंगे अपन ब्रोमीन की। ठीक है, चलो तो ब्रोमीन वाले पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो क्या करना है, आपने को यहाँ पर माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो जब आप माइनर मेजर प्रोडक्ट बनाओगे तो उसके लिए बेसिकली आपको 2 एनिसोल लेना पड़ेगा। कितने, 2 एनिसोल लेना पड़ता है। ठीक है, चलो ये आ गया आपके पास पहला OCH3।
ठीक है, ये आपका पहला एनेसोल, ठीक है। और आपको ऐसे 2 एनेसोल लेना है, ये आपके पास ले लिए 2 एनेसोल, ठीक है ना। और आपको लेना है हैलोजन एटम, ठीक है, ब्रोमीन, ये पहला ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा ब्रोमीन और ये चौथा ब्रोमीन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, क्या हुआ देखो, आपको पता है कि ये जो बेंजीन की जो रिंग होती है, ये जो बेंजीन की जो रिंग होती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन हर जगह होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होती है, पर यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हर जगह होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, समझा। तो देखो देखो ये एक अपना क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और ये ब्रोमाइड के साथ में क्या बना लेगा, ये बना लेगा बॉन्ड, मतलब HBr जो है ये निकल गया बेटा बाहर, ठीक है। वैसे यहाँ से ये ब्रेक होगा तो ये वाला H जो है इस Br को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 टाइम ऑफ HBr जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट यहाँ पर बच के जो है वो कौन सा बन रहा है, पहला ये आ गया OCH3 और यहाँ से अपने हाइड्रोजन एटम को निकाले थे, समझा। और दूसरा वाला एक ऐसा बेंजीन की रिंग बची थी, बरोबर, और यहाँ पर OCH3 तो था पर ये आपने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम निकाले थे, बरोबर। तो यहाँ पर जो 2 ब्रोमो जो बचे हुए तो उसमें से एक ब्रोमो जो है वो इसको दे दो और एक ब्रोमो जो बचा हुआ है यहाँ पर ये वाला उसको यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बेसिकली 1 और 2 की जो पोजीशन होती है इसे अपन कहते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ब्रोमो और OCH3 इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज एनेसोल। तो नाम हो गया हमारा ऑर्थो ब्रोमो एनेसोल, कौन सा, ऑर्थो ब्रोमो एनेसोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो 1,4 की पोजीशन होती है, तो 1,4 की पोजीशन तो अपन बोलते हैं पैरा, तो ये पैरा पे लगा हुआ है ब्रोमो, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, एनेसोल होता है, ठीक है ना। और ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे हम हमेशा माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, कौन सा, माइनर प्रोडक्ट अपन कहते हैं। और जो ये 1,4 की जो पोजीशन होती है उसे अपन मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, कौन सा, मेजर प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आ गई, क्लियर है ना यहाँ पर। तो देखो ये था हमारा, देखो ये है अपना एनेसोल बेटा, ठीक है। इस एनेसोल को हमने ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट किए तो आपको ऑर्थो ब्रोमो एनेसोल और पैरा ब्रोमो एनेसोल मिल गया। और ऑर्थो ब्रोमो एनेसोल जो है वो माइनर प्रोडक्ट होता है और पैरा ब्रोमो एनेसोल जो है वो मेजर होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑर्थो होता है इसको अपन बोलते हैं माइनर, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। और ये जो पैरा जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। तो 1,2 माइनर और 1,4 जो है ये मेजर होता है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर 2 रिएक्शन पढ़ लिए, एक HI के साथ में रिएक्शन पढ़े और एक ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन देखे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नाइट्रिक एसिड की, किसकी, नाइट्रिक एसिड की, क्लियर है। थर्ड नंबर का अपना रिएक्शन है कौन सा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देखो क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर अपने को माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो माइनर और मेजर को बनाने के लिए आपको एनेसोल जो है वो 2 एनेसोल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया अपना पहला एनेसोल, ये आ गया अपना पहला एनेसोल OCH3, ठीक है ना। और ये अपने पास आ गया दूसरा एनेसोल, ठीक है, ये बेंजीन और ये आ गया अपना दूसरा एनेसोल, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एनेसोल हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर लेना HNO3। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। ये जो बात करें अपन यहाँ पर लिख रहा हूँ HNO3, इस HNO3 को अपन बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, कौन सा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। अब इस HNO3 को मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, देखो HNO3 तो 2 और ये वो देखो NO3 होता ना HNO3, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पर 2 लेना है HNO3, ठीक है ना। मतलब ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही है। बात समझ में आ रही है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो बेंजीन की जो रिंग होती है, इस बेंजीन की रिंग में हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन एटम लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम जो है इस NO2 के साथ में, देखो सॉरी, ये जो हाइड्रोजन जो है
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, मतलब क्या निकल गया HHO। देखो ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O, मतलब ये हो गया H2O। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O, मतलब ये वाला H, H और O मतलब H2O। तो 2 टाइम ऑफ H2O जो है ये निकलेगा बेटा बाहर। ठीक है, तो 2 टाइम जो H2O निकल गया बाहर, तो अपने पास क्या बचा है यहाँ पर, तो बेसिकली ऐसे बेंजीन की रिंग बची है 2, बरोबर बेटा, ऐसी 2 बची हुआ है, और यहाँ पर OCH3 लगे हुए दोनों के, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है ना, 8 पोजीशन यहाँ की खाली है, 8 पोजीशन यहाँ की खाली है। ठीक है, तो एक NO2 जो है, 2 NO2 बचे हुए ना अपने पास, तो एक NO2 जो है वो इसको दे दो, और एक NO2 जो बचा हुआ है वो यहाँ पर लगा दो। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे बेसिकली, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 1,2, तो 2 पे क्या है नाइट्रो, तो ऑर्थो पे लगा हुआ है नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है एनिसोल, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और ये है 1,4 की पोजीशन। तो 1,4 की पोजीशन को अपने बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं पैरा, बात समझ में आ गई। और ये पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, और ये हो गया एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, बात समझ में आ गई। और ये है अपना कौन सा माइनर प्रोडक्ट, और ये होता है अपना मेजर प्रोडक्ट, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बट नेक्स्ट रिएक्शन आता है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कौन सा फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो देखो अपने को यहाँ पर माइनर और मेजर प्रोडक्ट तो बनाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अपने को एनिसोल जो है यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ये ले लिया अपन ने 2 एनिसोल। ठीक है, ये पहला OCH3, ये पहला एनिसोल और ये दूसरा एनिसोल। ठीक है, ये दूसरा एनिसोल आ गया अपने पास, ये 2 एनिसोल आ गए अपने पास। ठीक है ना, अब इन दोनों एनिसोल को आपको रेट करना किसके हाथ में, मिथाइल क्लोराइड, ये CH3Cl और ये दूसरा CH3Cl, इसे अपन कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं अपन इसको, मिथाइल क्लोराइड, क्लियर है ना। अब इस मिथाइल क्लोराइड को आपको रेट करना किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो बेंजीन की जो रिंग होती है उसमें हर जगह हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, मतलब कुल मिला के HCl जो है ये निकल गया बाहर, और ये वाला जो H है इस Cl को लेकर बाहर निकलेगा, मतलब 2 टाइम ऑफ HCl जो है ये निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा 2 टाइम ऑफ HCl बाहर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक बेंजीन की रिंग बच गई और ये वाला एक बेंजीन की रिंग बच गई, यहाँ पर लग दिए OCH3, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है OCH3, ये जो यहाँ पर वैलेंस से खाली है तो उसमें से 8 CH3 जो है वो यहाँ पर लगा दो, और 8 CH3 जो है वो यहाँ पर लगा दो, बात समझ में आ जाती है। तो क्या हो गया, ये आ गया आपके पास पहला और ये आ गया दूसरा। तो 1,2 की पोजीशन को अपन बोलते ऑर्थो, ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, तो ऑर्थो पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। ठीक है ना, और ये जो मिथाइल ग्रुप जो होता है, तो ये मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, मतलब ये बेंजीन की रिंग है और इस पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो उसके केस में अपन उसको बोलते हैं टोलेन, क्या बोलते हैं यहाँ पर टोलेन। तो ये हो गया ऑर्थो मिथॉक्सी टोलेन, समझ में आ गई। तो वैसे ही देखो ये 1 2 3 और ये 4, तो 1,4 की पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन पैरा, तो पैरा पे क्या लगा हुआ है, पैरा पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। ठीक है, और ये है टोलेन, तो हो गया ये ऑर्थो मिथॉक्सी टोलेन और ये पैरा मिथॉक्सी टोलेन। और ये जो ऑर्थो की जो पोजीशन होती है ये हमेशा माइनर वाली पोजीशन होती है, मतलब माइनर प्रोडक्ट होता है, और ये जो पैरा की जो पोजीशन होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाती है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन। अब इसका आता है फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, कौन सा फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है ना, अब ये फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी हमें माइनर और मेजर तो बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये 2 टाइम जो है वो एनिसोल लेना है। ठीक है, ये पहला एनिसोल और ये दूसरा एनिसोल। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर लेना है एसिटाइल क्लोराइड, क्या लेना है एसिटाइल
क्लोराइड। अभी एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है, एसिटाइल CH3C11OCl, इससे अपन कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं अपन इसको? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, CH3C11OCl, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको किसके साथ में मैं रिलेट करूँगा? बेसिकली अनहाइड्रस एल्यूमिनियम AlCl3। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर? आपको पता है कि हाइड्रोजन हर जगह होते हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम आ गए, तो हुआ क्या? क्या होगा? यहाँ का H जो है ये Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, मतलब HCl जो है ये निकल गया बाहर। ठीक है, और ये वाला H जो है ये Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 टाइम ऑफ HCl जो है बाहर निकल गया। ठीक है ना, अब बचा क्या अपने पास? ये जो है ये प्रोडक्ट बच गया है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बच गया। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है OCH3 और ये एक वैलेंसी खाली है, और यहाँ पर OCH3 है और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बचा हुआ है, क्या बचा? ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? देखो, ये आ गया आपका 1 और ये हो गया 2, तो OCH3 मतलब क्या होता है? मेथॉक्सी। तो ये आ गया आपको ऑर्थो मिथऑक्सी। ठीक है ना, और ये बोलते हैं इसको एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटोफिनॉन। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और ये कौन सा प्रोडक्ट है अपने पास? माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये आ गया 1 2 3 और ये 4, तो 4 पे आ गया मिथॉक्सी, और 4 की पोजीशन क्या होती है? पैरा, तो पैरा पे लगा हुआ है पैरामिथॉक्सी। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है? एसिटोफिनॉन। ठीक है, और ये है मेजर प्रोडक्ट। कौन सा? मेजर प्रोडक्ट। तो ये था हमारा कौन सा? फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, जहाँ पर NaCl को हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो आपको 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन जो है वो आपको मिल गया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक के? ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास कौन सा? यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है ना, तो यूजेस हम यहाँ पर अल्कोहल के यूजेस, फिनॉल के यूजेस और ईथर के यूजेस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा राइट 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको अल्कोहल के 2 यूज, फिनॉल के 2 यूज और ईथर के आपको 2 यूज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? यूजेस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वार्निश, मतलब जो मिथाइल अल्कोहल जो होता है, मतलब CH3OH, ये जो मिथाइल अल्कोहल जो है, ये मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में। किसके रूप में सॉल्वेंट में? भाई पेंट और वार्निश। ठीक है ना, पेंट और वार्निश में सॉल्वेंट के रूप में मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा यूज है इथाइल अल्कोहल, मतलब C2H5OH, ये जो इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल जो होता है, इसका इस्तेमाल होता है एंटीफ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मतलब ये जो इथेनॉल है, ये जो हमारी जो कार होती है, ठीक है ना, ये जो हमारी बेसिकली जो कार होती है, तो इस कार में आप देखोगे तो सामने जो डिक्की की है, जब डिक्की के जब आप बोनट खोलोगे ना, तो यहाँ पर आपको रेडिएटर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडिएटर। उस रेडिएटर में जो है कुछ कूलेंट डालना पड़ता है, वो कूलेंट में जो रहता है वो रहता है इथेनॉल। ठीक है ना, जो कि बेसिकली आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो गाड़ी जो गर्म होती है, तो उसका जो इंजन होता है, उस इंजन को ठंडा रखने के लिए, मतलब कूल रखने के लिए इस कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एंटीफ्रीज एजेंट के रूप में काम होता है इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, इसीलिए ये इस्तेमाल जो होता है ये सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये यूज़ हो गया आपका अल्कोहल। अब बात करते हैं अपन फिनॉल की। ठीक है, तो सेकेंड है हमारा यूजेस ऑफ फिनॉल। तो इसकी अगर बात कर ले तो फिनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्म अल्डिहाइड रेजिन, फॉर एग्जांपल बेकेलाइट। बोलता है फिनॉल जो है इसका इस्तेमाल होता है किसको बनाने के लिए? बेसिकली फॉर्म अल्डिहाइड को बनाने के लिए। देखो फिनॉल का जो इस्तेमाल होता है, वो फॉर्म अल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO। तो फॉर्म अल्डिहाइड को बनाने के लिए भी फिनॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। कौन सा? बेकेलाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। सेकेंड है
Phenols are used as an antiseptic in common product like air freshener, deodorant, mouthwash, calamine lotion, floor cleaners etc. फिनॉल का बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है, एंटीसेप्टिक जो होती है उसमें भी, जैसे एंटीसेप्टिक में क्या क्या हो सकता है, एयर फ्रेशनेस, घर में जो एयर जो है बिल्कुल फ्रेश ताज़ी आनी चाहिए तो एयर फ्रेशनेस के रूप में काम होता है, डिओड्रेंट के रूप में काम होता है, जो माउथ वॉश का जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैलामाइन लोशन में यूज़ होता है, यहाँ तक कि फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी फिनॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देन उसके बाद में आएगा यूजेस ऑफ ईथर। ईथर का क्या यूज़ है, तो अर्लियर डाई इथाइल ईथर मतलब C2H5O, ये है अपना कौन सा, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर वाज यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन। क्या होता है, जब मरीज का जब कोई ऑपरेशन होता है, जब कोई पेशेंट का ऑपरेशन होता है, तो जब उसका ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, जब वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, मतलब जब उसकी चमड़ी को काटते हैं तो जो चमड़ी को काटते समय प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है और दर्द भी असहनीय होता है, जो सहन नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, जिस बॉडी पे अपने को ऑपरेशन करना है उस बॉडी को अपने को करना पड़ता है सुन को अपन बोलते हैं एनेस्थीसिया। तो सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जब एनेस्थीसिया होता है तो जब एनेस्थीसिया देंगे इस समय डाई इथाइल ईथर का इस्तेमाल भी होता था। बात समझ में आ गई, मतलब ये सुन करना, मतलब ये एनेस्थीसिया का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनेस्थीसिया देते हैं तब जाके पेशेंट का अपन ऑपरेशन कर पाते हैं बेसिकली। अगर वो पेशेंट को अगर आप एनेस्थीसिया न दिए तो आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे कि पेशेंट को इतना दर्द होगा कि पेशेंट जो है वो दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस पार्ट में ऑपरेशन करना है उस पार्ट को वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, तो उसमें ये डाई इथाइल ईथर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, फिर डाई इथाइल ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर ग्रेनाड रिएजेंट, फेट वेट्स ऑयल। और जब ग्रेनाड रिएजेंट जो होता है मतलब RMGH, ये जो ग्रेनाड रिएजेंट होता है, इस ग्रेनाड रिएजेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में। साथ में फेट्स वेट्स ऑयल वगैरह भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कौन से, यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 13 जो है ये पूरी तरह से एंड होता है और यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो पूरा का पूरा फुल चैप्टर 13 लेक्चर है इस चैप्टर में, तो पूरे के पूरे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है।